CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। पृष्ठ संख्या 1 गद्य खंड। पृष्ठ संख्या 2। इस पृष्ठ पर 3 मूर्धन्य साहित्यकारों द्वारा गद्य विधा के बारे में विचार दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। प्रेमचंद जी ने कहा है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। पृष्ठ संख्या 3। पृष्ठ के बाईं ओर प्रेमचंद जी का चित्र दिया गया है। पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके पाठ से संबंधित अन्य जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया। पृष्ठ के नीचे पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। 2 बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है। पृष्ठ संख्या 4। पृष्ठ के दाईं ओर 2 बैलों का चित्र दिया गया है। 2 बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो,
पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। पृष्ठ पर एक गांव का चित्र दिया गया है। इस चित्र में झोपड़ी के सामने 2 बैल बैठे हैं। पीछे एक किसान है जिसके हाथ में घास है, और नजदीक ही एक बच्चा गेंद से खेल रहा है। पृष्ठ संख्या 5। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति यानी पश्चिमी प्रदेश के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई यानी बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया यानी रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी
दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानों से लगते थे। पृष्ठ संख्या 6। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे यानी रस्से तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव यानी गले की फंदेदार रस्सी लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें झुरी अपने बैलों को प्यार से सहला रहा है। झुरी और बैलों के पास कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चे झुरी के साथ बैलों का उत्साह से स्वागत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 7। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार यानी टिक टिक की आवाज करके घोड़े बैल आदि को चलने के लिए प्रेरित करना। पर
दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाईं। पृष्ठ संख्या 8। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें एक छोटी बालिका दोनों बैलों को दिन भर की जुताई, थकान और मारपीट के बाद प्यार से सूखी रोटी खिला रही है। पृष्ठ संख्या 9। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हां, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएं। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं?
हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया। वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 10। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दृश्य 3। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता यानी गर्जन करता हुआ गले से भयंकर आवाज निकालता हुआ चला आ रहा है। हां, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों ना चलें? भागना कायरता है। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। पृष्ठ संख्या 11। उसे यह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे
कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दृश्य 4। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका यानी वास्ता सरोकार पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। पृष्ठ संख्या 12। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें हीरा बैल कांजी हाउस की दीवार को टक्कर मारकर गिराने की कोशिश कर रहा है और टक्कर की आवाज सुन कांजी हाउस का चौकीदार हाथ में लाल टेन लिए पशुओं की निगरानी करने आया है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उज्जटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। पृष्ठ संख्या 13। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियां निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं? तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा,
तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दृश्य 5। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हां, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? पृष्ठ संख्या 14। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हां, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। पृष्ठ संख्या 15। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त यानी मतवाले होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा
धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। मैं तो समझता हूं चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा। आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। पृष्ठ संख्या 16। अभ्यास। रचना से संवाद। मेरे उत्तर, मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? क. प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता। ख. एकता और सहयोग। ग. गर्व और दंभ। घ. विद्रोह और क्रोध। दूसरा प्रश्न, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? क. उन्हें भरपेट भोजन दिया गया। ख. उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया। ग. मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। घ. उन्हें अलग अलग बांधा गया। तीसरा प्रश्न, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? क. कष्टों से बचने के लिए। ख. स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ग. अभिमान की रक्षा के लिए। घ. अपनापन पाने के लिए। प्रश्न संख्या 4। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? क. स्वाभिमान। ख. अहिंसा। ग. पराधीनता। घ. अन्याय की रक्षा। प्रश्न 5। कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? क. कहानी को रोचक बनाने के लिए। ख. मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। ग. संवादों को छोटा रखने के लिए। घ. कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। पृष्ठ संख्या 17। प्रश्न 6। दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? क. भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के। ख.
स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, ग सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, घ स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। मेरी समझ, मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहां गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? दूसरा प्रश्न, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? संकेत, वे क्यों लौट आए, उनके और झूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है, आदि। तीसरा प्रश्न, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 4, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया। हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 5, बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। प्रश्न संख्या 6, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। प्रश्न संख्या 7, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। पृष्ठ के निचले भाग में दाईं तरफ 2 बैलों का एक चित्र दिया गया है। बैलों की गर्दन में एक सुंदर घंटी बंधी है। पृष्ठ संख्या 18, मेरी कल्पना, मेरे अनुमान। पहला प्रश्न, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? दूसरा प्रश्न, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। मेरे अनुभव, मेरे विचार। पहला प्रश्न, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। दूसरा प्रश्न, हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं? हीरा के या मोती के या दोनों के? और क्यों? तीसरा प्रश्न, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। विधा से संवाद। कहानी की पड़ताल। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी
वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है और इसमें वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। पृष्ठ संख्या 19। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 2 भाग हैं। पहले भाग में कहानी लेखन के लिए आवश्यक बिंदु दिए गए हैं तथा उनके आगे उन्हें पूरा करने के लिए रिक्त स्थान दिए गए हैं। बिंदु हैं शीर्षक और लेखक, विषय, क्रिया या कार्य, परिवेश या देशकाल और मुख्य विचार, चरित्र या पात्र और परिणाम। कहानी का सौंदर्य। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मकता कहते हैं। 2 बैलों की कथा कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को उदाहरण के साथ दिया गया है। आप भी एक एक उदाहरण खोजकर तालिका में लिखिए। पृष्ठ के इस निचले भाग में यह तालिका दी गई है। इसके 4 कॉलम हैं। पहला विशेषता, दूसरा विशेषता का अर्थ, तीसरा उदाहरण 1, चौथा उदाहरण 2। विशेषता, चित्रात्मक भाषा। विशेषता का अर्थ, शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियां बनाना। उदाहरण 1, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। उदाहरण 2, सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। विशेषता, संवादात्मकता। विशेषता का अर्थ, कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग। उदाहरण 1, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। उदाहरण 2, रिक्त स्थान। विशेषता, विरोधाभास। विशेषता का अर्थ, एक ही प्रसंग या रचना में 2 विपरीत या परस्पर विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना। उदाहरण 1, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। उदाहरण 2, रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 20। विशेषता, व्यंग्य। विशेषता का अर्थ, वह शैली जिसमें मजाक, हास्य या कटाक्ष चुपते हुए संकेतों के माध्यम से किसी दोष, कुरीति, अन्याय, पाखंड या कमजोरी को प्रकट किया जाता है। उदाहरण 1, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। उदाहरण 2, रिक्त स्थान। विशेषता, संघर्ष। विशेषता का अर्थ, 2 विरोधी शक्तियों, विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। उदाहरण 1, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। बैल बनाम सांड। उदाहरण 2, रिक्त स्थान। विशेषता, अतिशयोक्ति। विशेषता का अर्थ, किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। उदाहरण 1, झूरी
इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। उदाहरण 2, रिक्त स्थान। यहाँ विद्यार्थियों के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। विद्यार्थी कहानी से उदाहरण चुनकर यहाँ लिखेंगे। विशेषता, संदेह यानी उलझन। विशेषता का अर्थ, जब पात्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। उदाहरण 1, सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। उदाहरण 2, रिक्त स्थान। यहाँ विद्यार्थियों के लिए रिक्त स्थान दिया गया है, जिसमें विद्यार्थी कहानी से उदाहरण चुनकर लिखेंगे। कहानी की रचना। प्रायः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेत या बिंदुओं को ढूंढकर लिखिए। विषयों से संवाद। कहानी का समय और समाज। 2 बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी, उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। पृष्ठ संख्या 21। इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 2 भाग हैं। पहला भाग कहानी में से वाक्य, दूसरा भाग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव। कहानी में से वाक्य। पहला वाक्य, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। दूसरा वाक्य, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। तीसरा वाक्य, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। चौथा वाक्य, दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। पांचवा वाक्य, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। छठा वाक्य, सांड पूरा हाथी है, दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। दूसरा भाग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव। पहला वाक्य, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जगी। दूसरा वाक्य, भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। तीसरा वाक्य, ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। चौथा वाक्य, दास्ता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। पांचवा वाक्य, स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था, पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य। छठा वाक्य, स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। पशुओं के लिए कानून। नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूं चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। पहला प्रश्न, बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है, कैसे? दूसरा प्रश्न, यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? पृष्ठ संख्या
22। प्रश्न संख्या 3। मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं। उनकी ओर से उनकी शिकायत थानाध्यक्ष को करते हुए एक पत्र लिखिए। संकेत: थानाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम डैश है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी धरोहर और संस्कृति। पहला बिंदु, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। दूसरा बिंदु, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। तीसरा बिंदु, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। क, खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। ख, भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। अलग अलग और साथ साथ। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। पहला प्रश्न, कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। संकेत: धैर्यवान, गुस्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील आदि। दूसरा प्रश्न, हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग हैं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे? तीसरा प्रश्न, आपकी कक्षा में भी कुछ कुछ समान और कुछ कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं। सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न हैं। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। संकेत: क्या क्या करें और क्या क्या न करें, कैसे पढ़ाई, खेल आदि में एक दूसरे की सहायता करें और साथ दें। पृष्ठ संख्या 23। चौथा प्रश्न, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। कहानी में अनेक स्थानों पर मूक भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे? अनुमान और कल्पना से बताइए। पांचवा प्रश्न, आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहां कहां, कुछ उदाहरण लिखिए। भारतीय सांकेतिक भाषा। आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी लिंक पर जाकर भारतीय सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। लिंक हैं https://www.youtube.com/@ISLRTC। दूसरा लिंक https://ISLRTE.nic.nic/। मार्ग खोजेंगे कैसे? सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। पहला, हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए? तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था? दूसरा, यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से
अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। संकेत: ऑनलाइन मानचित्र, पुलिस, स्कूल, सरकारी भवन, विद्यार्थी, सड़क पर लगे सूचना पट, दुकानों के बोर्डों पर लिखे पते, डाकघर आदि। तीसरा, आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। सृजन: हीरा और मोती की दैनंदिनी यानी डायरी। कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लिख पढ़ भी सकते हैं। हीरा या मोती की नजर से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांजी हाउस ले जाया गया। पृष्ठ संख्या 24। कैसे लिखें? पहला बिंदु, आज का दिन से आरंभ करें। दूसरा बिंदु, भावनाएं लिखें, भूख, गुस्सा, दर्द। तीसरा बिंदु, अंत में आशा या संकल्प लिखें। संकेत: आज हमें कांजी हाउस में बंद किया गया। भूख से पेट जल रहा है, पर विश्वास है कि झूरी हमें वापस ले जाएगा। दूसरा, आज के समाचार। मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के कांजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। कैसे लिखें? पहला बिंदु, शीर्षक दें। दूसरा बिंदु, घटना का विवरण, कहां, कब, क्या हुआ। तीसरा बिंदु, परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया। संकेत: शीर्षक, दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। तीसरा बिंदु, कहानी का नया अंत। यदि बैल वापस न लौटते तो कहानी का अंत कैसे होता? कहानी का नया अंत लिखिए। कैसे लिखें? पहला बिंदु, बैलों की नई जगह। दूसरा बिंदु, झूरी की स्थिति। संकेत: हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। चौथा बिंदु, चित्रकथा लेखन। नीचे दो बैलों की कथा की एक घटना को चित्रकथा के रूप में दिया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए। कैसे लिखें? पहला बिंदु, हर चित्र के लिए एक छोटा संवाद बनाकर लिखिए। दूसरा बिंदु, दृश्य का क्रम, बंद करना, भागने की योजना, दीवार तोड़ना, आजादी। संकेत: चित्र 4, अब हम आजाद हैं। पृष्ठ संख्या 25। इस पृष्ठ पर कांजी हाउस के 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र बाड़े का है, जिसमें हीरा मोती, 2 बकरियां, 1 गधा, 1 भैंस आदि बंद हैं। दूसरा चित्र हीरा और मोती का है, जिसमें हीरा दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तीसरे चित्र में हीरा और मोती ने दीवार तोड़ दी है। चौथे चित्र में सभी जानवर टूटी दीवार से बाहर की ओर भाग रहे हैं। भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, मेरे शब्द। कहानी में से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए। पृष्ठ संख्या 26। भाषा गढ़ते मुहावरे। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते जुलते मुहावरे हैं जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि।
दो बैलों की कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे यह कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचानकर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। पहला वाक्य, झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दूसरा वाक्य, उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। तीसरा वाक्य, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। चौथा वाक्य, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। पांचवा वाक्य, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। छठा वाक्य, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं। सातवां वाक्य, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। आठवां वाक्य, तो फिर वहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। गतिविधियां। नीचे दी गई गतिविधियां अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए। कविता गीत और अभिनंदन पत्र। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। क, मान लीजिए कि बाल सभा ने हीरा और मोती की प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए। ख, हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखिए। दूसरा, बाल सभा में भाषण। मान लीजिए कि आपको बाल सभा ने हीरा मोती के लौटने के बाद भाषण देने के लिए बुलाया है। भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार। अपना भाषण लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। पृष्ठ संख्या 127। तीसरा, शीर्षक। इस कहानी के 5 भाग हैं। कहानी के प्रत्येक भाग को अपने मन से उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मेरी पहेली। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। हीरा, झूरी, मोती, गया, बैल, मटर, रस्सी, रोटी। भाषा संगम। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। नीचे बैल शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। बैल हिंदी, वृषभ संस्कृत, बौलद बल्द पंजाबी, बैल उर्दू, दोंद कश्मीरी, रगो सिंधी, बैल मराठी, बड़द गुजराती, बैल कोंकणी, गोरू नेपाली, बलद बांग्ला, शाण बलद असमिया, शन लाबा मणिपुरी, बलद उड़िया, इंददू तेलुगु, इरदू कड़माहू तमिल, कड़ मलयालम, इत्तू कन्नड़। इनके अतिरिक्त यदि आप बैल शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। उपर्युक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। नीचे एक लिंक दिया गया है https://shabdi.edu.lexicon.jsp। खोजबीन। 2 बैलों की कथा। यहां लिंक दिया गया है www.youtube.com/watch?VCQ0LGG7I M14 and AB_.
चैनल =NCERT ऑफिशियल। कथा सम्राट प्रेमचंद, यहाँ लिंक दिया गया है https://www.youtube.com/watch?mark v-3314rjcclul&ab channel-NCERT ऑफिशियल। प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानियाँ, यहाँ भी लिंक दिया गया है www.youtube.com/watch?channel-NCERT ऑफिशियल। पृष्ठ संख्या 28। शब्द संपदा। निरापद यानी आपत्ति से रहित, निर्विघ्न, सुरक्षित। सहिष्णुता, सहिष्णुत्व यानी सहनशीलता, क्षमा। विषाद यानी उदासी, अवसाद, जड़ता, मन उचट जाना। पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा, चरम कोटि या सीमा। कदाचित यानी कभी, शायद। पछाई, पछां यानी पश्चिमी प्रदेश का पश्चिम दिशा। चौकस यानी चौकन्ना, सावधान, ठीक। डील यानी शरीर की ऊंचाई, चौड़ाई आदि। कद, देह, शरीर। विग्रह यानी अलगाना, फैलाना, फूट पैदा करना। खंड, भाग, विस्तार। विनोद यानी परिहास, मनोरंजन, हटाना, क्रीड़ा, कौतूहल। आत्मीयता यानी अपनापन, मैत्री। नांद यानी मिट्टी का एक बड़ा और चौड़ा बर्तन जिसमें पशुओं को चारा पानी आदि दिया जाता है। हौदी। गोई, गुइयां यानी खेल का साथी, सखी। पघैया, पघा, पघा। ढोर यानी पशु, बांधने की रस्सी। कनखियों, कनखी यानी आंख की कोर, तिरछी निगाह से देखना, आंख का इशारा। चरनी यानी मेड़दार लंबा चबूतरा जिस पर गाय बैल को चारा पानी दिया जाता है। गाय बैल को चारा पानी देने के लिए गाड़ी हुई नांद। चरनी मेड़दार लंबा चबूतरा जिस पर गाय बैल को चारा पानी दिया जाता है। गाय बैल को चारा पानी देने के लिए गाड़ी हुई नांद। गरांव, फंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद यानी विरोध, खंडन, वादी की बात के विरोध में कही जाने वाली बात। ताकीद यानी किसी कार्य के लिए बार बार चेताने की क्रिया। टिटकार या टिटकारना, टिक टिक शब्द करके घोड़े, बैल आदि को चलने के लिए प्रेरित करना। तेवर यानी क्रोध भरी दृष्टि, कोप प्रकट करने वाली तिरछी नजर, भौं। थान यानी पशुओं के बांधे जाने की जगह, बंधी हुई लंबाई का कपड़े का बड़ा टुकड़ा। बरकत यानी वृद्धि, बढ़ती, सौभाग्य, लाभ, प्रभाव। बेतहाशा यानी बहुत तेजी से, बदहवास होकर भागना, बिना सोचे विचारे। पृष्ठ संख्या 29। व्याकुल यानी घबराया,
या घबराया हुआ, हदबुद्धि, व्यग्र, अभिभूत, भीत यानी डरा हुआ। रगेदता, रगेदना यानी भगाना, खदेड़ना, दौड़ाना। तजुर्बा, तजर्बा यानी अनुभव, मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, बाहुयुद्ध। ग्रास यानी कौर, निवाला, आहार, निगलना, ग्रहण। मेड़ यानी खेत की सीमा, सिंचाई आदि के लिए उसके चारों ओर बनाया हुआ मिट्टी का घेरा। खुर यानी नख, चारपाई के पाए का निचला हिस्सा। कांजी हाउस यानी काइन हाउस, वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या अनाथ चौपाए पशु बंद किए जाते और कुछ दंड लेकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। साबिका यानी साविका, वास्ता, सरोकार, काम यानी पढ़ना, होना आदि। तृप्ति, भोजन आदि की प्राप्ति से उत्पन्न संतोष या तृप्त होने का भाव। दहक यानी आग का दहकना, लपट, ज्वाला। उज्जटपन यानी अशिष्टता, उद्दंडता, उच्छृंखलता। बूते, बूता, सामर्थ्य, बल, शक्ति, बस। आजमाई, आजमाना यानी परीक्षार्थ प्रयोग करना, परीक्षा, जांच करना। चेत यानी होश, संज्ञा, याद, ज्ञान, चित्त, मन, इच्छा, सावधानी। डुग्गी यानी चमड़े से मढ़ा, चौड़े मुंह का छोटा बाजा। उन्मत्त यानी मतवाला, सनकी। नीलाम यानी बिक्री की वह रीति जिसमें सबसे अधिक दाम बोलने वाले के हाथ माल बेचा जाता है। बोली बोलकर बेचना। अख्तियार या इख्तियार, पसंद करना या इसका अधिकार। वश, विचाराधिकार या ग्रहण। पाठ समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। ध्वनियांकन मोहम्मद फैजान खान। संपादन अरशद अहमद। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।